सीबीएसई क्लास 12th इंग्लिश का पेपर करीब आ चुका है। अप्रोप्रिएट चीजें बताऊंगी, उसे आप फॉलो कर लोगे, आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। थोड़ा बहुत आपको बता दूं कि कैसे प्रिपेयर करना है इन 4-5 दिनों में और कैसे आप लोगों की तैयारी होनी चाहिए। क्या बोलना चाह रहा है, उसका मीनिंग क्या है, वो मुझे समझ में नहीं आया। और ये बहुत सारे बच्चों के साथ इसलिए होता है क्योंकि वो माइंडफुली नहीं पढ़ते। सीबीएसई क्लास 12th इंग्लिश का पेपर करीब आ चुका है और बस कुछ ही दिन रह गए एग्जाम को। तो मैं आई थी, सोचा कि थोड़ा बहुत आपको बता दूं कि कैसे प्रिपेयर करना है इन 4-5 दिनों में और कैसे आप लोगों की तैयारी होनी चाहिए ताकि आप इंग्लिश में बहुत अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओ। डोंट वरी, आपका टाइम वेस्ट नहीं करने आई हूँ। बहुत कम चीजें बताऊंगी और बहुत अप्रोप्रिएट चीजें बताऊंगी, उसे आप फॉलो कर लोगे, आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। आपके अगर गलती से भी किसी सब्जेक्ट में मार्क्स 1, 2, 15, 20 कट रहे होंगे तो आप इंग्लिश में से कवर करके अपने परसेंटेज को बैलेंस कर सकते हो। तो प्लीज इंग्लिश को लाइटली नहीं लेना। सबसे पहली चीज पे आते हैं जहां पे आप लोग बहुत ज्यादा परेशान रहते हो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। सबसे पहले तो बहुत इजी आता है। अगर इजी नहीं भी आपको लगता है कि नहीं आएगा भाई, आप अगर थोड़ा सा नेगेटिव सोच रहे हो तो मैं आपको बता देती हूँ, इजी आता है। लेकिन इजी के चक्कर में ये मत रह जाना कि प्रैक्टिस नहीं करी। प्रैक्टिस करो डिफिकल्ट पैसेजेस, क्योंकि हम जब डिफिकल्ट रीडिंग एक्सपीरियंस रखते हैं हमारा, तो हमें इजी चीजें इजी लगने लग जाती है। अगर आप कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आपको एक क्वेश्चन उससे नॉर्मल होगा तो वो इजी लगेगा। तो जितना डिफिकल्टी लेवल हाई रखोगे, कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस कर रहे हो जब आप एग्जाम के पहले, तो आपको बहुत इजी लगेगा जो एग्जाम में आएगा। प्लस आपको टाइम मैनेजमेंट की भी प्रैक्टिस हो चुकी होगी क्योंकि आपने ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रखा है। ठीक है, अब कैसे पढ़ना है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन? देखो यार, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी रीडिंग बहुत अच्छी होती है और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो आई थिंक रीड करते टाइम ये भूल जाते हैं कि वो पढ़ रहे हैं और उसे समझना भूल जाते हैं। ठीक है, आप रीडिंग में इतने मग्न हो जाते हो कि आप चौथी लाइन पे आते हो और ये सोचते हो कि मैं पढ़ क्या रहा था, ये तो मुझे पता ही नहीं है। इतना मैंने पढ़ लिया लेकिन पीछे मैंने जो पढ़ा वो क्या बोलना चाह रहा है, उसका मीनिंग क्या है, वो मुझे समझ में नहीं आया। और ये बहुत सारे बच्चों के साथ इसलिए होता है क्योंकि वो माइंडफुली नहीं पढ़ते। अब माइंडफुली कैसे पढ़ना है आपको? अगर आपने, ठीक है रीडिंग अच्छी नहीं है, आप अभी आपके पास टाइम है, 6 से 7 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस करो। कैसे प्रैक्टिस करो? डिफिकल्ट पैसेजेस उठाओ, गूगल पे डालो डिफिकल्ट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस, डालो, अपने पैसेज को कॉम्प्रिहेंड करने की कोशिश करो। कैसे कॉम्प्रिहेंड करना है कि यार, जब आप पढ़ रहे हो उसे, तो जब आप एक लाइन पढ़ते हो तो उस लाइन को हिंदी में कन्वर्ट करो कि वो बोलना क्या चाह रही है, दिमाग में ही। फिर एक लाइन पढ़ो, फिर मतलब माइंडफुली रीड करना है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है रीडिंग माइंडफुली, कि आप पढ़ रहे हो, दिमाग में डाला। ये प्रैक्टिस से फिर एक टाइम ऐसा भी आएगा जब आप रीडिंग करोगे किसी चीज़ की और आप अपने आप ही समझते जाओगे कि वो क्या बोल रहा है। बट वो टाइम आने में तब तक देर है जब तक कि आप अभी ये वाला प्रैक्टिस नहीं करते। जैसे हम मूवीज देखते हैं तो हम सबटाइटल्स के साथ पहले देखते हैं और फिर बाद में हमें आने लगता है हम बिना सबटाइटल्स के भी मूवी देख लेते हैं। वैसे ही रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है। और ये करने के बाद अब एग्जाम में मैं आपको बोल रही हूँ 15 मिनट से ज्यादा नहीं देना। 15 मिनट से ज्यादा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे लग रहा है, दूसरे सेक्शन पे जाओ, उन्हें सॉल्व करो, वापस आपके पास टाइम बचते तो आओ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, पैसेज आया एग्जाम में, क्या करा? सबसे पहले आपने स्किम करा पैसेज। स्किम करो, फटाफट स्किम करो और पता लगाओ कि ये जो पैसेज है इसका टॉपिक क्या है, ये क्या बोलना चाह रहा है। ठीक है, वो टॉपिक पता लग गया। अब क्वेश्चंस पे आओ कि क्या क्वेश्चंस पूछे गए, वो क्वेश्चंस को समझो कि क्या क्या पूछा गया है। देन वापस पैसेज पे आओ एंड अब माइंडफुली रीड करना स्टार्ट करो। माइंडफुली मतलब एक लाइन पढ़ी, हिंदी में उस लाइन को कन्वर्ट करो, बराबर कन्वर्ट करो कि वो बोलना क्या चाह रही है। फिर दूसरी लाइन पढ़ो, फिर बराबर कन्वर्ट करो और लिख के ले लो। कैसे समझ में नहीं आएगा कि उसका आंसर क्या है, किसी क्वेश्चन का आंसर क्या है? अब फंसोगे कहाँ? जहां पे आते सिनोनिम्स, एंटोनिम्स कि पूछ लिया किसी, तो जिस वर्ड जहां पे भी डिफिकल्ट वर्ड्स थे, आपको लगा होगा कि जिस वर्ड का मीनिंग नहीं पता, उन्हें मार्क करके रखो क्योंकि वही पूछे जाएंगे, उसका सिनोनिम और उसका एंटोनिम या फिर उसका मीनिंग। तो कैसे पता लगाओगे? किसी कोई ज्ञानी नहीं है, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं डिक्शनरी में, ऐसे मेरे को भी बहुत सारे वर्ड्स होंगे जिसका मीनिंग नहीं पता होगा, बट रीडिंग से वो लाइन में लिखा हो उससे हम तुक्का तो लगा सकते हैं ना कि उसका मतलब क्या हो सकता है। तो आपने पूरा पैसेज पढ़ रखा है, अब उस लाइन को 5 से 6 बार पढ़ो और तुक्का ही लगाना है। ये नहीं सोचो कि भाई एक इंसान है जो बैठा होगा, आपकी क्लास में अगर 30 लोग बैठे हैं तो शायद 30 में से एक इंसान को उसका मतलब पता होगा, शायद उसको भी ना पता हो, तो वो तुक्का ही लगाएगा। बट उसका तुक्का एक्यूरेट क्यों होगा? और जब आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में सिनोनिम एंटोनिम्स के वर्ड्स देखते हो तो टोटली अलग ऑप्शंस आते हैं, मतलब ऐसे मिलते जुलते ऑप्शंस नहीं आते जो कंफ्यूज करेंगे। टोटली अलग ऑप्शंस आते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि आपको भी शायद उस वर्ड का मीनिंग नहीं पता होगा। तो
उस लाइन को जहां पे डिफिकल्ट वर्ड लिखा था उस लाइन को बार बार रीड करो एंड आपको समझ में आ जाएगा कि क्या उससे मिलता जुलता मीनिंग हो सकता है या सिनोनिम हो सकता है या एंटोनिम हो सकता है। वो बहुत इजी दिया रहता है। बाकी क्वेश्चन एंड आंसर्स में आपने जब पैसेज पढ़ रहे थे माइंडफुली तो आपने ऑलरेडी मार्क करके रखे थे आंसर कि अच्छा ये वाला क्वेश्चन मैंने पढ़ा था, इसका आंसर ये हो सकता है। अब उन मार्क्ड आंसर्स को एज इट इज नहीं छापना, उसे थोड़ा सा अपने वे में बना के रखना और फिर लिख देना। ठीक है, ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा वैसा का वैसे ही छाप दिया, उससे आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, ये कुछ टिप्स हैं जो आपने फॉलो करनी है और इसको जब आप अभी प्रैक्टिस कर रहे होगे तभी फॉलो कर लेना। आते हैं भाई राइटिंग सेक्शन। राइटिंग सेक्शन में मैं बोल रही हूँ आपके कोई भी मार्क्स नहीं कटने चाहिए, क्योंकि चाहे कोई नोटिस हो चाहे कुछ हो, सबसे पहले तो भाई फॉर्मेट सबके देख लेना। कंफ्यूज नहीं होना एग्जाम में कि नोटिस कैसे लिखते हैं, लेटर राइटिंग कैसे लिखते हैं, नहीं, आपको फॉर्मेट प्रॉपर पता होनी चाहिए। अब आपने नोटिस ले लिया, लेटर ले लिया, ये दो चीज़ें हैं। इन्विटेशन एंड रिप्लाईज ये भी है और भी है, आर्टिकल राइटिंग जो भी है, जो भी आया है आपको, ठीक है, तो इनके जितने भी सिलेबस में है इनके 3-3 4-4 क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस कर लिए एग्जाम से पहले, दैट्स इट। नोटिस राइटिंग हो, लेटर राइटिंग हो, यार देखो कितना इजी है। नोटिस का फॉर्मेट लिखा, 50 वर्ड लिखने होते हैं उसमें, और वो 50 वर्ड्स में से भी 30 वर्ड्स ऐसे होते हैं जो सारे नोटिस में सेम होते हैं। दिस इज टू इन्फॉर्म यू ऑल, या फिर दिस इज टू इन्फॉर्म यू गाइज, या दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स, और जो कंक्लूजन होता है वो सेम होता है, बीच का आपको लिखना है, वो क्रिएटिविटी थोड़ी सी दिखानी है। लेटर राइटिंग में भी सेम, आपका रिसीवर सेंडर एड्रेस गिवन रहता है, सब्जेक्ट आपका क्वेश्चन में गिवन रहता है, डेट आपने लिखनी है, योर्स थैंकफुली, ये तो सब लिखना है। और बीच का जो पार्ट है जिसमें आप कंटेंट लिखते हो अपना, उसका भी स्टार्टिंग की 2 लाइन और एंडिंग की 2 लाइन गिवन रहती है। तो उसमें भी आपको ऐसा नहीं है कि आपको कुछ हार्ड एंड फास्ट इक्वेशंस लगानी है, सब कुछ आपके पॉकेट में है, बस प्रैक्टिस करके जाओ, ये मैं कह रही हूँ। अभी आपके पास 2 या 3 दिन है, जितने भी दिन है प्रैक्टिस कर लो इनको। एक दिन पूरा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, लेटर राइटिंग, नोटिस राइटिंग, ये पूरा राइटिंग सेक्शन और रीडिंग सेक्शन को दे दो। बचे कुछ जो दिन है उसमें आप, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने सारे चैप्टर्स लाइन बाय लाइन पढ़े होंगे, बहुत सारे ऐसे होंगे जिनने बिल्कुल भी नहीं खोली है बुक, बहुत सारे ऐसे होंगे जिनने थोड़ा बहुत पढ़ा है, थोड़ा बहुत नहीं पढ़ा है। सभी लोगों को एक ही राय है, हर चैप्टर की समरी पढ़ लो। समरी पढ़ना है, सुनना नहीं है। यूट्यूब पे जाके किसी भी टीचर की समरी देख ली, वो भी देख लेना जब आपकी लास्ट में मैराथन होने वाली होगी, एंड डे मैराथन होगी, वो देख लेना। बट पढ़ो, क्योंकि आप जब पढ़ोगे तो आपको आंसर लिखने हैं ना, तो कैसे लिखोगे आंसर जब तक पढ़ा नहीं होगा, रीड नहीं करा होगा, आराम से दिमाग में नहीं बैठेगा तो कैसे। हिंदी में तो मैं समरी बता दी मैंने आपको, बट लिखोगे कैसे, लिखना तो पढ़ने से ही आएगा। समरी पढ़ी, समरी के बाद आपने थीम पढ़ी, कैरेक्टर स्केचेस पढ़े, और गूगल पे डाल दो इम्पॉर्टेंट डिटेल्स ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर, ये पढ़ लिया, चैप्टर कवर्ड। सिंपल, कुछ नहीं करना। पोयम में आपने पोयम समझ लेनी है, ठीक है, वो एक्सप्लेनेशन देख लेना, ठीक है। बाकी चैप्टर का यही करना है, क्योंकि आपको लिखना है, अपनी क्रिएटिविटी दिखानी है। अब बहुत सारे डायरी एंट्री वाले क्वेश्चन, पैरेलल क्वेश्चन आते हैं, बहुत ईजी है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे, बहुत 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 भयंकर ईजी, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से कैसे पढ़ते हैं, क्वेश्चन को 2 बार पढ़ो, हिंदी में कन्वर्ट करो, क्या पूछा जा रहा है। जैसे क्वेश्चन था कि भाई फ्रांस स्कूल क्यों नहीं जाना चाहता था, तो कुछ बच्चे होंगे जिनने क्वेश्चन को समझा नहीं, तो वो ये लिखेंगे कि फ्रांस को ना बाहर डे अच्छा दिख रहा था, वो बाकी सोल्जर्स को ड्रिल करते हुए देख रहा था, उसका मन नहीं कर रहा था। ये लिखा सही है आपने, बट ये नहीं पूछा था कि फ्रांस को ये क्यों अवॉइड कर रहा था, आपको पूछा है कि क्यों नहीं जाना चाहता था। मेन रीज़न तो बताया नहीं, कि उसने होमवर्क नहीं करा था, ठीक है, और उसको डर था कि उसे डांट पड़ेगी। दिस वॉज द मेन। ये मैंने आपको बहुत छोटे वे में बताया कि हम कहाँ गलती करते हैं। अब आप इसे बड़े पर्सपेक्टिव में डाल के देखो कि क्वेश्चन के हिसाब से आंसर लिखना कितना इंपॉर्टेंट होता है। जो मैंने आपको पहले आंसर बताया वो एक्यूरेट नहीं है, वो सही है बट वो एक्यूरेट नहीं है। एक्यूरेट आंसर मैंने बताया, उसके बाद आप ये चीज़ें ऐड करते हो तो सही है, और ऐसे हर जगह होता है, तो इसलिए क्वेश्चन पढ़ो। पैरेलल क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं। डायरी एंट्री क्वेश्चन, डायरी एंट्री क्या होती है भाई, हम डायरी लिखते हैं हमारे दिनचर्या बताने के लिए कि आज मैंने ये करा, कि कल को मैं 5 साल बाद वो डायरी खोल के देखो तो मुझे याद रहे कि 2005 को, 2006 को उस डे मैं क्या फील कर रही थी, कि आज मैं ऐसा फील कर रही हूँ। तो क्या करते हैं, डेट डालते हैं,
टाइम डालते हैं और लिखना स्टार्ट कर देते हैं, हाई टुडे वाज माय बैड डे, टुडे वाज माय गुड डे। तो वैसे ही अगर लीज़ा डायरी एंट्री करेगी तो सेम वे में करेगी। आप लीज़ा बने हुए हो, आपने लीज़ा क्या सोचेगी उस हिसाब से आपको लिखना है कि हाई आई एम लीज़ा, आई एम वरीड अबाउट माई हस्बैंड बिकॉज ही इज़ बिकमिंग लाइक सोफ़ी। सोफ़ी कौन थी? गोइंग प्लेसेस की हमारी कैरेक्टर थी जो बहुत इल्यूजन में रहती थी, डिल्यूजनल थी। तो लीज़ा को लग रहा है कि सोफ़ी की तरह बनता जा रहा है उसका हस्बैंड चार्ली, तो कैसे लिखेगी वो? सेम, बहुत ईजी है यार, अपनी क्रिएटिविटी लगानी है इंग्लिश में, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको रट के जाना है, ठीक है। तो ये छोटी मोटी टिप थी एंड मिलते हैं हम लोग इन सेशन में 9 मार्च को मिलते हैं 4 to 7 एंड 10 मार्च को मिलते हैं 4 to 7 PM। दोनों टाइम सेम ही है, दोनों डेज कॉमर्स वाला पे मिलता है, ठीक है। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट, प्रैक्टिस करते रहो और जो मैंने बताया उसे ज़रूर फॉलो करना। बाय बाय, टाटा।